विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में पढ़े थे। पाचन तंत्र के बारे में जब हम पढ़े थे तो उसमें भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं ये भी हम लोग देखे। ठीक है, जैसे हम लोगों के पास अगर कोई भोजन है तो उस भोजन में से क्या क्या प्राप्त होता है, तो उस भोजन में से अपने को मुख्य रूप से 3 घटक प्राप्त होते हैं। पहला जो घटक होता है वह कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा घटक होता है प्रोटीन का। तीसरा घटक होता है वसा का या चर्बी का। अब इन तीनों घटकों का जब पाचन की प्रक्रिया होती है तो पाचन की प्रक्रिया होने के बाद क्या क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो था वो पहले नंबर का वह बनता है, ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। दूसरा जो प्रोटीन था, प्रोटीन अमीनो अम्ल अथवा अमीनो एसिड के रूप में बदल जाता है। और तीसरा वसा फैटी अम्ल अथवा गिल्सराल में बदल जाता है। अब देखिए, हम लोगों के भोजन में से कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया, ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में बदला, अमीनो एसिड में। वसा किस में बदला, फैटी अम्ल अथवा गिल्सराल में बदला। तो अब इसके बाद इस ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है इसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि अब ये ग्लूकोज कोशिका के पास कैसे पहुंचता है और कोशिका में जाने के बाद उसका विघटन किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर है ग्लूकोज और ग्लूकोज पहुंचा कोशिका के पास। कोशिका में यहाँ पर कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में जब ग्लूकोज पहुंचता है तो ग्लूकोज का विखंडन होता है और ग्लूकोज का विखंडन जब होता है तो वह ग्लूकोज पाइरूवेट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पाइरूवेट में। और यहाँ पर ऑक्सीजन की जो उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के साथ कहाँ पहुँचता है, कोशिका द्रव्य में पहुँचता है। और कोशिका द्रव्य में जब पहुंचता है तो बिना ऑक्सीजन के पाइरूवेट में बदल जाता है। यानी एक छोटा सा उदाहरण समझे, यहाँ पर कार्बन के 6 अणु होते हैं तो पाइरूवेट जब बन जाएगा तो पाइरूवेट में कार्बन के 3-3 परमाणु होते हैं। अब ग्लूकोज का कोशिका में विखंडन की प्रक्रिया को, ग्लूकोज का कोशिका में विखंडन की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब देखिए, ग्लूकोज कहाँ पहुंचा, कोशिका के पास। अभी वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है कोशिका में, कोशिका द्रव्य के पास पहुंचा। कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद किस में बदल गया, पाइरूवेट में। अब जब ये पाइरूवेट में बदल जाता है तो कुछ सजीव ऐसे होते हैं, देखो कुछ सजीव ऐसे होते हैं कि जो सजीव ग्लूकोज का संपूर्ण रूप से विघटन करने के लिए, ग्लूकोज का संपूर्ण रूप से विघटन करने के लिए क्या करते हैं, रूप से विघटन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और जब ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीय श्वसन। अगर कुछ ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, देखो ऐसे सजीव जो ग्लूकोज का विघटन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं उसको हम कहते हैं अनाक्सीय श्वसन। फिर से ध्यान से सुनिए, हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज का विघटन। ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है इस टॉपिक को हम लोग समझ रहे हैं कि खुराक से जो अपने को ग्लूकोज मिलता है उसका विघटन कैसे होता है।
तो ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? ग्लूकोज पहुँचता है कोशिका के कोशिका द्रव्य में, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है तो वो किस में बदल जाता है? पाइरूवेट में बदल जाता है। अब पाइरूवेट के बाद अलग अलग क्रिया होती है, मैं आगे समझाऊंगा। सबसे पहले आप एक एक टॉपिक वाइज समझ लें ग्लूकोज के विघटन में कि पोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थों का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। देखो, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन खाद्य पदार्थों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। जितने हम खुराक खाते हैं किसके लिए खाते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज का संपूर्ण रूप से विघटन करने के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसे ऑक्सीय शोषण कहते हैं। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन करते हैं, जिसे हम अनॉक्सीय शोषण करते हैं। दो चीज़ समझ में आ गया, ऑक्सीय शोषण क्या है, अनॉक्सीय शोषण क्या है। तो इस तीन मुद्दे को हम लोग ध्यान से देखें। देखिए, यहाँ पर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज का विघटन के विविध स्वरूपों का वर्णन करो, या ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है, या विविध सजीवों में खाद्य पदार्थों में से ऊर्जा मुक्त करने की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन करो। ये तो प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला टॉपिक यही है कि पोषण की क्रिया में कोशिका में लिए गए खाद्य पदार्थों का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। मैं अभी यहाँ पर बताया था कि जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका उपयोग किसके लिए करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब कुछ सजीव ग्लूकोज का संपूर्ण विघटन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसे वायवीय शोषण कहते हैं। ये भी आपने को बता दिया कि कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज का संपूर्ण रूप से विघटन के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का, उसे ऑक्सीय शोषण। और जो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनॉक्सीय शोषण। तो ये तीसरा मुद्दा यही होगा कि कुछ सजीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन करते हैं। देखिए, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसमें ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होगा, पूरी तरह से विघटन नहीं होगा। ग्लूकोज का पूरी तरह से विघटन कब होगा? जब ऑक्सीजन रहेगा। देखिए, जिसमें ऑक्सीजन है वहाँ पर संपूर्ण विघटन है, और जहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है वहाँ पर अपूर्ण विघटन है। और उस शोषण को हम क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण अथवा अनॉक्सीय शोषण। देखिए, वायवीय शोषण को ऑक्सीय शोषण भी कहा जाता है, याद रखना। ऑक्सीय शोषण और वायवीय शोषण दोनों एक ही है। अवायवीय शोषण को अनॉक्सीय शोषण भी कहा जाता है। हम देखें ग्लूकोज का विघटन, तो ऊर्जा मुक्त की सभी अवस्थाओं में पहले चरण में देखिए, जब ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का पहले चरण में कितने कार्बन के परमाणु होते हैं? 6। ठीक है। तो पहले चरण में 6 कार्बन वाले, यानी जो 6 कार्बन के परमाणु होते हैं उनका 3 कार्बन वाले परमाणु में रूपांतरण होता है या विघटन होता है। देखिए, पहली प्रक्रिया क्या होती है? जो ग्लूकोज में 6 कार्बन के परमाणु होते हैं वह 3 परमाणु वाले कार्बन में टूट जाते हैं। ठीक है। और जब 3 कार्बन वाले परमाणु में टूट जाते हैं तो उनका हम नाम क्या देते हैं? पाइरूवेट कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन की, अब देखिए अपने क्या मिल गया? ग्लूकोज का विघटन हुआ, पाइरूवेट मिल गया। अब दूसरा ये है कि जो पाइरूवेट होता है, ये पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये पाइरूवेट में जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब ये क्या करेगा? तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या क्या बनाता है? यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल बनाता है। इथेनॉल के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा प्राप्त होता है। देखिए, पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा प्राप्त होता है। इसके बाद यही पाइरूवेट अगर इसके पास ऑक्सीजन कम हो, यानी ऑक्सीजन की कमी हो या कम मात्रा में हो, जब ऑक्सीजन कम होता है तो उस परिस्थिति में यह बनाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के बाद यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है। लैक्टिक अम्ल में कार्बन 3 होते हैं।
इथेनॉल में कार्बन 2 होता है। इसके बाद यही पाइरूवेट अगर पूरा पूरा ऑक्सीजन के साथ रहे, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति रहे, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसके बाद जल बनाता है और इसके बाद ऊर्जा प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या मिलेगा, ग्लूकोज, और यह ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में 6 कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु में टूट जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइरूवेट कहते हैं। अब पाइरूवेट के विखंडन के 3 रास्ते हैं। पाइरूवेट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन कब कहाँ नहीं मिलेगा, ईस्ट में नहीं मिलता। ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा प्राप्त करता है। वही पाइरूवेट ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन की कमी कहाँ पर होती है, पेशियों में होती है। जैसे हम कोई कसरत करते हैं तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ से लैक्टिक अम्ल तैयार होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए जब हम कसरत करते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो उस समय अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो सिर्फ श्वसन से जो ऑक्सीजन मिलता है वहाँ से पूरा नहीं हो पाता, तो पेशियों में भी ऑक्सीजन की कमी के कारण पाइरूवेट टूटने लगता है, लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। और वही लैक्टिक अम्ल बनने के कारण हम लोगों के पैर के अंदर क्रैम्प होता है, याद रखना, क्रैम्प, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कि पैर जकड़ जाता है। आप ध्यान दिए होंगे, कभी दौड़ते हैं या कसरत करते हैं तो मांसपेशियाँ जकड़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रैम्प कहते हैं। किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। इसके बाद अगर पाइरूवेट को पूरा पूरा ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन उपस्थित कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कड़ाभ सूत्र में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पूरा पूरा उपस्थित होता है, तो वहाँ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसी चीज़ को हम लोग नोट्स में कैसे लिखेंगे, ध्यान दें। पहले क्या था, ग्लूकोज का पहले चरण में क्या होता है, 6 कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु में ग्लूकोज का विघटन होता है, जिसे हम पाइरूवेट कहते हैं। तो पहला मुद्दा यही नोट्स में दिया गया है। यहाँ पर देखिए कि ऊर्जा मुक्त होने की सभी अवस्थाओं में पहले चरण में 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु का 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में विखंडन होता है। पाइरूवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। तो 6 कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु वाला पाइरूवेट बन जाता है। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जैसे ये मैं बताया, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा यानी ईस्ट में क्या होता है, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऊर्जा बनेगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का रूपांतरण इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, और यह क्रिया कहाँ पर होती है, ईस्ट में होती है। मैं बताया है कि यह क्रिया कहाँ पे होती है, ईस्ट में होती है। इसके बाद हम लोगों के पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है, हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है या नहीं होती है, तब पाइरूवेट का रूपांतरण लैक्टिक अम्ल में होता है। यही बताया कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है पेशियों में, वहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन के परमाणु होते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है। देखिए यहाँ पर बताया मैं कि जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ये कहाँ पर होता है, कड़ाभ सूत्र में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इन तीनों को एक साथ आकृति बना करके यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए पहले चरण में ग्लूकोज है, यहाँ पर ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु है। कोशिका द्रव्य में क्या करते हैं, 3 कार्बन अणु में रूपांतरित हो जाते हैं पाइरूवेट में। अब पाइरूवेट के विखंडन के 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या है, पहला रास्ता है कि ऑक्सीजन उसको पूरा पूरा मिले। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कड़ाभ सूत्र में कोशिका के अंदर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। एक रास्ता तो ये हो गया। दूसरा रास्ता ये है कि, दूसरी कंडीशन ये है कि उसको ऑक्सीजन कम मिलता हो। ऑक्सीजन कम कहाँ मिलता है, हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन कम मिलता है, तो वहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। और यहीं पर लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी पेशियों में क्या होता है, क्रैम्प होता है। तीसरा कंडीशन ये है कि उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, यानी बिल्कुल ऑक्सीजन न मिले। यह प्रक्रिया कहाँ होती है, ईस्ट में होती है, किण्वन के समय, यहाँ पर दिया हुआ भी है।
तो उस कंडीशन में इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा बनता है। इथेनॉल में 2 कार्बन के परमाणु होते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। अगर आपको कहा जाए कि ग्लूकोज का विघटन के विविध स्वरूप का वर्णन करो या ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है समझाओ, तो पूरा आंसर अपने को यही लिखना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या रुक करके नोट्स में लिख लो। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। ग्लूकोज का विघटन और श्वसन एक ही प्रक्रिया है, भले अलग अलग प्रश्नों से पूछ दिया जाए। अगर श्वसन के बारे में स्पेशल पूछा जाए तो आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अपने को तो ये पता चल गया कि ग्लूकोज का कोशिका में विघटन होता है। देखिए, ग्लूकोज का किसमें, कोशिका के अंदर विघटन होगा। कौन सी प्रक्रिया होगी, विघटन। और इस विघटन के समय ऑक्सीजन को वातावरण में से लिया जाता है, वातावरण में से ऑक्सीजन लिया जाता है। अब देखिए, हमारे शरीर के अंदर कोशिका में जब ग्लूकोज का विघटन होता है तो हम वातावरण में से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं नाक के द्वारा, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो सबसे पहले श्वसन किसे कहते हैं ये हम जान जाए। तो ग्लूकोज के विघटन के समय, ठीक है, ग्लूकोज के विघटन के लिए शरीर के बाहर से यानी वातावरण में से ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। यही यहाँ पर दिया गया है श्वसन की परिभाषा। कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन के लिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जैसे मान लो कि किसी मानव का शरीर है, उसके किसी कोशिका के अंदर ग्लूकोज का विघटन करना है और इस ग्लूकोज का विघटन करने के लिए क्या करेगा, वातावरण में से ऑक्सीजन ये ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन यहाँ पर पहुँचाएगा। इसी क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। तो देखो फिर से एक बार ध्यान से समझ लो। कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन के लिए शरीर के बाहर से यानी यहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ये याद रखना। एक होता है अक्षीय श्वसन या वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, इसको दूसरे हम अक्षीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। इसको अनक्षीय श्वसन के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वायवीय श्वसन क्या है, अवायवीय श्वसन क्या है। कुछ सजीव, अभी हम लोग पढ़े, कुछ सजीव अपने ग्लूकोज का संपूर्ण रूप से विघटन के लिए, देखो कुछ सजीव अपने ग्लूकोज का क्या करने के लिए, संपूर्ण रूप से विघटन करने के लिए, यानी पूरा पूरा विघटन करे। तो उस पूरा पूरा विघटन करने के लिए किसका उपयोग करता है, ऑक्सीजन का उपयोग करता है। और इस क्रिया को हम अक्षीय श्वसन नहीं तो वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, यह दूसरी परिभाषा इसकी देखो, ये दिया जा सकता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी जहाँ ऑक्सीजन हाजिर हो हम लोग श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ये अक्षीय श्वसन है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को अक्षीय श्वसन कहते हैं। अब नोट्स में देखें हम लोग, देखिए श्वसन 2 प्रकार के होते हैं तो बता ही दिया। श्वसन यहाँ 2 प्रकार के हैं, एक वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। यहाँ पर नाम दिया गया है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब दोनों के बारे में पढ़ना है। पहला है वायवीय श्वसन या अक्षीय श्वसन। तो कुछ सजीव ग्लूकोज का संपूर्ण रूप से विघटन करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ये बताया। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अपने ग्लूकोज का संपूर्ण रूप से विघटन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसको हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। और दूसरा परिभाषा हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को, देखिए यहाँ पर दूसरा परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। यहाँ पर यही दिया गया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। अब हम लोग अभी पढ़े थे कि वायवीय श्वसन में
क्या क्या मिलता है? तो वायवीय श्वसन के अंदर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी याद रखना। वायवीय श्वसन में या ऑक्सीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि वायवीय श्वसन के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होते हैं। इसके बाद वायवीय श्वसन हमेशा कोशिका द्रव्य और कणाभ सूत्र में होता है। वायवीय श्वसन कहाँ कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य और कणाभ सूत्र में। ये बताया, ग्लूकोज जब यहाँ पर पहुँचता है तो कोशिका द्रव्य में ही वायवीय श्वसन होगा, नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया और कणाभ सूत्र एक ही होता है। अब इसका समीकरण, अभी हम लोग ग्लूकोज के विघटन के बारे में पढ़े थे। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में पहुंचता है तो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में बदल जाता है। अब जब ऑक्सीजन इसके पास रहता है कणाभ सूत्र में तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हम पढ़ लिए हैं। तो इसको कहते हैं समीकरण, श्वसन का समीकरण। इसको आप याद रखना, IMP है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन के बारे में। ये दूसरा वाला, वायवीय श्वसन तो पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन के बारे में। देखिए अवायवीय श्वसन में क्या है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया के बाद ईस्ट होता है, ईस्ट के बाद कवक होता है। देखिए क्या क्या कौन कौन अवायवीय श्वसन करते हैं? बैक्टीरिया, ईस्ट और कवक। और हमारी पेशियाँ भी, हमारी जो शरीर की मांसपेशियाँ होती है, ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या करती है? ग्लूकोज का विघटन करती है। ग्लूकोज का विघटन करके और ऊर्जा प्राप्त करती है। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो ऊर्जा कम मिलता है, ये भी आप याद रखना। और इस श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। देखो पहला मुद्दा यही है कि कुछ बैक्टीरिया, ईस्ट, कवक, याद रखना है तीनों नाम अपने को। और हमारे शरीर की मांसपेशियाँ ग्लूकोज का विघटन करके क्या करती है? ऊर्जा प्राप्त करती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसे हम क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। पहला मुद्दा यही है। देखिए कुछ बैक्टीरिया, ईस्ट, कवक, कुछ अंतःपरोपजीवी और जीव होते हैं और कसरत करते समय हमारी मांसपेशियाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज में से ऊर्जा प्राप्त करती है या मुक्त करती है, जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसकी दूसरी भी परिभाषा ये हो सकती है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को, देखो जिस श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन नहीं तो अनॉक्सीय श्वसन कहते हैं। दूसरा मुद्दा यही इसमें दिया गया है कि जिस श्वसन में ऑक्सीजन ना हो, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब इसके बाद अवायवीय श्वसन में क्या होता है? तो जब ईस्ट रहता है, ईस्ट के अंदर जहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता, तो उस ईस्ट के अंदर कौन कौन से तत्व प्राप्त होते हैं, ये भी अपने को याद रखना है। तो वहाँ से इथेनॉल प्राप्त होता है और इथेनॉल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। देखिए ईस्ट के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो क्या क्या प्राप्त होता है? इथेनॉल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। लेकिन जब प्राणी की पेशी होती है, जो प्राणियों की मांसपेशियाँ होती है, उन प्राणी के पेशियों में ऑक्सीजन कम होता है। देखिए ऑक्सीजन कैसा होगा? कम होगा। तो वहाँ से क्या प्राप्त होता है? वहाँ से लैक्टिक अम्ल मिलता है, लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। लैक्टिक अम्ल वही है जिसके कारण हमारी मांसपेशियों के अंदर क्रैम्प होता है, यानी जकड़न होती है। ठीक है, तो अब ये दोनों मुद्दा देखें नोट्स में कैसे लिखा गया है या कैसे लिखना है। इस क्रिया में ईस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। देखिए कौन कौन? ईस्ट के अंदर इथेनॉल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहला में मैं यही बताया कि ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है? इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसके बाद दूसरी क्रिया के अंदर
दूसरे क्रिया में क्या है, इस क्रिया के समय में प्राणियों की पेशियों में सिर्फ लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। प्राणी की पेशियों में क्या बताया, प्राणी की पेशियों में लैक्टिक अम्ल मिलता है और ऊर्जा कम मात्रा में प्राप्त होती है। आगे ये भी दिया है कि दोनों परिस्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, यानी पूरा पूरा ग्लूकोज का विघटन नहीं होता है, इसलिए बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। अब इनके दोनों समीकरण अपने देख लें। दोनों समीकरण में सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ पे पहुँचेगा, ग्लूकोज पहुँचेगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में पहुँचेगा, तो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में विघटन होगा। अब पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में अगर जाएगा तो वहाँ से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद दूसरा समीकरण, ये तो वही है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कोशिका द्रव्य में क्या बनता है, पाइरूवेट। अब जहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव होगा, अभाव का मतलब पूरा ऑक्सीजन गायब होगा ऐसा नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलेगा पेशियों में, तो वहाँ से लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा मिलती है। ये भी ध्यान रखना है कि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है, वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि ऊर्जा प्राप्त होने के लिए ग्लूकोज का क्या होना चाहिए, संपूर्ण रूप से विघटन होना चाहिए। और ग्लूकोज का संपूर्ण रूप से विघटन कब होता है, जब ऑक्सीजन उपस्थित हो, तो ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा या विघटन होगा। तो अक्षीय श्वसन में ऊर्जा अधिक होती है और अनक्षीय श्वसन में या अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम होती है, ये याद रखना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखें, पौधों में गैसों का विनिमय कैसे होता है, यानी पौधे कैसे श्वसन करते हैं, इसके बारे में समझें। यानी कोई भी गैस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन पौधों में कैसे अंदर जाती है, अंदर से बाहर कैसे जाती है, इसके बारे में इस टॉपिक में समझाया गया है। देखिए, वनस्पतियों के अंदर जितनी भी वनस्पति है, उस वनस्पतियों के अंदर गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। इसके पहले के वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं कि पत्तों में जो रंध्र पाए जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, पर्णरंध्र कहते हैं। जो तने में पाए जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, वायुरंध्र कहते हैं। ठीक है, तो गैसों का आदान प्रदान यानी गैस अंदर कैसे जाते हैं, तो पर्णरंध्र के द्वारा जाते हैं, वायुरंध्र के द्वारा जाते हैं। और अंतर कोशिकीय स्थान यानी 2 कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जगह अंतर कोशिकीय स्थान यह निश्चित करता है कि सभी कोशिकाएं हवा के संपर्क में रहे। यानी शॉर्ट में ऐसा हम समझ सकते हैं कि सभी कोशिकाओं के, पौधे के सभी कोशिकाएं हवा के संपर्क में रहे। हवा के संपर्क में रहने के लिए क्या होता है, उनके बीच में खाली स्थान होता है, जिसे हम अंतर कोशिकीय अवकाश कहते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए, पौधों के अंदर की प्रत्येक कोशिकाएं जो होती है हवा के संपर्क में रहे, इसीलिए 2 कोशिकाओं के बीच में खाली जगह होती है जिसमें हवा प्रवेश कर सके। और इस अवकाश को यानी 2 कोशिकाओं के बीच की खाली जगह को हम क्या कहते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश कहते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक अपने ऐसे लिखेंगे कि वनस्पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है और अंतर कोशिकीय अवकाश यह निश्चित करता है कि प्रत्येक कोशिकाएं हवा के संपर्क में रहे। दूसरा, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान। देखिए, कौन कौन से गैस पौधों के अंदर आती जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, विसरण की प्रक्रिया। विसरण के द्वारा का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन आया और सतह पर से खुद ही फैल करके चारों तरफ फैल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना हो या अंदर जाना हो, ऑक्सीजन बाहर निकलना हो या अंदर जाना हो, किस क्रिया के द्वारा जाती है, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। देखिए, उसी विसरण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वातावरण से, देखिए यहाँ पर क्या है, वातावरण है, पौधे के आसपास के आवरण, बाहर वाले आवरण को हम क्या कहते हैं, वातावरण। तो वातावरण से पौधों के पास जाते हैं या पौधों के पास से वातावरण के पास जाते हैं। वातावरण से पौधों के पास जाएंगे या पौधों के पास से कहाँ आएंगे, वातावरण में। किस प्रक्रिया के द्वारा, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। इसके बाद
अब देखिए एक काम और होता है कि रात के समय में जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, देखिए रात के समय में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पहले ही पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होगी, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, पौधों में से बाहर निकलेगा, क्योंकि पौधों के पास कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में से बाहर जाता है। याद रखना, रात के समय में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब नहीं होती है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में से कहाँ पर चला जाता है, वातावरण में, यानी बाहर जाता है। लेकिन दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। तो वही दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आता है, पौधों के पास आता है। अब देखिए रात के समय में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाता है पौधों के पास से। लेकिन दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वातावरण से पौधों के पास आता है। तो यहीं पर यही बताया गया है कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वातावरण से पौधों के पास जाता है। इसके बाद जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समय ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, और वह ऑक्सीजन कहाँ पर जाता है, दिन में सीधे बाहर जाता है। यानी एक क्रिया यहाँ पर हम लोग ध्यान से समझ लें कि जब रात होता है तो उस समय पौधों में क्या होता है, तो रात के समय पौधों में से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, पौधे किसको देते हैं, वातावरण को देते हैं। ठीक है, रात के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड किसको देते हैं, वातावरण को देते हैं। वातावरण से कुछ लेते नहीं हैं, क्योंकि रात के समय इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत कब होगी, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। रात में तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती नहीं है। लेकिन दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो दिन के समय में वातावरण से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो दिन में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो उस ऑक्सीजन को वातावरण को देते हैं। 3 क्रियाएं होती है, याद रखना। ये टॉपिक अपना पूरा हो गया।